हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने एरर से रिलेटेड पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, फिर उसमें हमने कोई मेजरमेंट लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, फिर उसमें एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर उसके बाद हमने रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हमने फाइंड की और एक एग्जाम्पल भी किया था और फिर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर रहे थे, किसी में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस थे। तो एक स्टूडेंट्स के आंसर आए जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो लेक्चर के बीच में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहे थे, 10 एग्जांपल्स थे उसके। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, बाकी को भी शायद आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चंस को देख रहे थे जो हमने वीडियो के लास्ट में दिए थे, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना था 3400, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ था और उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे। तो सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड वाले जीरोस को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस को, अगर डेसिबल नहीं लगा हुआ है तो वो कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, मतलब किलोग्राम मीटर इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन था मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें रैंडम एरर से रिलेटेड पूछा गया था। तो उसमें बोला था कि 100 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो कुछ एरर आ रही है, रैंडम एरर। ठीक है, अब उसके बाद उसने 100 की जगह 400 ऑब्जर्वेशन लिए, तो एरर पे क्या इफेक्ट होगा। तो एरर पे क्या इफेक्ट होगा, तो हमने बताया था जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते जाते हैं एरर उतने टाइम्स डिक्रीज होती जाती है। तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 100 से 400 ऑब्जर्वेशन कर दिया, मतलब 4 टाइम ऑब्जर्वेशन कर दिया। तो एरर कितने डिक्रीज हो जाएगी, एरर सपोज पहले x आ रही थी एरर, अब x/4 हो जाएगी, तो 1/4 टाइम हो जाएगी एरर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे रैंडम एरर उतनी डिक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन था इसमें हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी टाइम पीरियड की। तो उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन था वो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज। क्या था, जिसमें हमें सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है। ठीक है, 2.63 सेकेंड्स एक ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमें 2.56, एक दिया हुआ है हमें 2.42, एक दिया हुआ है हमें 2.71 और एक है 2.80। ये 5 ऑब्जर्वेशन लिए और इसमें निकाला था हमें मीन एब्सोल्यूट एरर या एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम सबको पहले ऐड करेंगे और इनकी मीन वैल्यू निकालेंगे, इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, सपोज टाइम पीरियड टी ले लेते हैं इसको, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, सबको ऐड करो। ऐड करना आता है तुम्हें, 3 6 12 2 16 20 और 31 3 और ये 10 और 13 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2.6 और 2.4 किस तरह से वैल्यू आएगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनल, ये जो मीन वैल्यू आएगी, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहेंगे, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को देखेंगे, क्योंकि 4 को हटाएंगे हम, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। तो 4 लेस देन 5 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.62 सेकेंड्स। तो ये तो आ गई हमारी एवरेज वैल्यू। अब हमें निकालेंगे सबकी एरर, एब्सोल्यूट एरर, फिर उनकी मीन वैल्यू। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 मिलेगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव लिखनी, ध्यान रखना। इसका डिफरेंस 0.06, इसका डिफरेंस 0.20 प्लस इसका डिफरेंस 0.09 और इसका डिफरेंस 0.18। डिवाइड बाय इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 9 17 और 7 24, 2 और 1 3 और 2 5 डिवाइड बाय 5, तो ये
0.108, तो इसको अप्रॉक्स लिख देंगे हम 0.11 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11 सेकेंड। तो ऐसा एक ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला था जिसमें हमें दिया हुआ था कि इस तरह से लिखा हुआ था 200.40 से सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पर 5। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, तो उनके आंसर एक बार तुम फिर से ट्राई करना, उनको बताना क्या है उनके आंसर, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो ये हो गया हमारा होमवर्क। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे प्रोपगेशन ऑफ एरर। दो क्वांटिटीज को हमने मेजर किया, फिर उनको ऐड करके थर्ड क्वांटिटी बना रहे हैं, या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नई क्वांटिटी बना रहे हैं, या उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो उनमें एरर किस तरह से प्रोपगेट करेगी, एरर किस तरह से कैलकुलेट करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट इन एडिशन। ठीक है। मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, वो डिपेंड कर रही है ए और बी पर। इस तरह से कि ए और बी को ऐड करेंगे तो एक्स मिलेगा। एंड ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है इस तरह से, ए इक्वल्स टू है ए प्लस माइनस डेल्टा है, और बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, मेजर किया, प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ए और बी इस तरह से गिवन है, ए और बी गिवन है, हमें एक्स बताना है। तो एक्स निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे सीधा। कैसे करेंगे, ए का वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू पुट किया, और इसको ऐसे लिख दिया, ए और बी ये वाली वैल्यू को एक साथ ऐड कर दिया, प्लस माइनस वाली को एक साथ लिख दिया। ठीक है। तो ये प्लस माइनस के इधर जो लिखा होता है ये ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है। इसकी तो ये ट्रू वैल्यू देगी, और इधर वाली हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो इसको बोल देंगे हम एक्स का वैल्यू तो हो गया हमारा ट्रू वैल्यू, एक्स हो गया ए प्लस बी, एंड मैक्सिमम एरर हो जाएगी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ऐसे लिख देते, तो ये एरर होगी मैक्सिमम एरर, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो उसको ऐसा लिख देंगे। सिंपल ये क्या करना है, ऐड करना है, तो ट्रू ट्रू वैल्यू ऐड कर देंगे दोनों की, तो इसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों की एरर को ऐड कर देंगे तो इसकी एरर मिल जाएगी। इतना सा करना है बस, दोनों की ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दोनों की ट्रू एरर को ऐड कर देंगे तो इसमें एरर मिल जाएगी। तो ये एडिशन में हो गया। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, x ऐसे मिल रहा है कि हमें a माइनस बी हम कर रहे हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये a माइनस बी, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे प्लस ही लगाऊंगा। तो एरर जो निकालते हैं हम हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं, तो एरर मैक्सिमम निकालेंगे तो हमेशा एरर्स को हम ऐड ही करेंगे। तो इससे पहले भी हमने जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमने मीन निकालते टाइम सबको क्या किया था, ऐड ही किया था, कहीं पर भी माइनस नहीं लिया था। तो एरर जब भी लेंगे वो हमेशा मैक्सिमम निकालेंगे, तो एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम एरर्स को हमेशा क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। यहाँ पर भी ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है कि जब माइनस हो रहा है ट्रू वैल्यू तो माइनस होगी, बट एरर ऐड ही होगी, एरर को नहीं करना है कभी भी सब्ट्रैक्ट, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखनी ये चीज। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस, तो ट्रू वैल्यू तो ये हो गया, और एरर को अभी भी ऐड ही करेंगे। ठीक है। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, इनको चाहो तो तुम जो हमारा एक्चुअल मेथड है डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो जैसे x इक्वल्स टू लिखा हुआ है a प्लस बी, या ऐसे लिख लो a प्लस बी, स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिख लो। ठीक, डिफरेंशिएट करते हैं। x का डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएशन को dx लिख देंगे, a का डिफरेंशिएशन इसका dA लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन इसको dB लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा x dx, इसका dA, इसका dB,
इसका डी का मतलब होता है जो चेंज हो रहा है बहुत कम हो रहा है, बहुत ही कम, बहुत कम चेंज हो रहा है तो डी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी 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 स्मॉल चेंज। और अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हल्का सा बड़ा कर देंगे, तो डी की जगह इसको डेल्टा बना देते हैं, इस तरह का साइन। इन दोनों का मतलब यही है, ये चेंज इन एक्स है, यहाँ भी चेंज इन एक्स है, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, मतलब एरर, ऐसे इसको भी ऐसे लिख देंगे। एरर निकालें तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हम एरर निकाल सकते हैं, एक्स का डिफरेंशिएट डी है, इसका डी है, इसका डी भी, तो ये ऐसे एरर आ गई, ठीक है। सेपरेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, बट जब एरर लिखेंगे हम, एरर जब लिखेंगे तो एरर को हमेशा ऐड ही करेंगे, तो ये माइनस भी जो होगा वो प्लस बन जाएगा, मतलब हम एरर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड ही करेंगे हमेशा। तो सब्ट्रैक्शन में भी आएगा वो ऐसे आएगा, इस तरह से लिखा हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन में जो एरर आएगी वो ये करनी है, तो माइनस को चेंज करके प्लस लिखना है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, एरर हमेशा ऐड होगी। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मल्टीप्लाई है, थोड़ा हो जाएगा इन मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है x इक्वल्स टू a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। अब यहां चाहो तो फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, x को करो डिफरेंशिएट, तो ये आएगा dx। अभी दो क्वांटिटीज जो हो रही है क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो वो u इंटू वी वाला फॉर्मूला याद करो, u इंटू वी वाला फॉर्मूला में क्या है, एक को बाहर रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को बाहर रखते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे भी यहाँ पर भी करेंगे, a को बाहर रखेंगे, b को, चलो पहले b को बाहर रख लेते हैं, a को डिफरेंशिएट करते हैं तो d, फिर प्लस, अब a को बाहर रखेंगे और b को डिफरेंशिएट कर देंगे बस, तो ये एरर हो गई, इसको हम डेल्टा के फॉर्म में लिख देंगे, b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, तो ये हो जाएगी एरर इन x। ट्रू वैल्यू तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ट्रू वैल्यू में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, क्या, दो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है तो उन दोनों की ट्रू वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की ट्रू वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। एरर कैसे मिलेगी, एरर ऐसे मिलेगी, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एरर मिल जाएगी, तो ये एरर आ गई। अब तुम्हें मान लो लिखना है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर होती है एरर अपॉन इट्स ट्रू वैल्यू, तो इधर भी ऐसा हो जाएगा, एरर b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b अपॉन इट्स ट्रू वैल्यू, तो x की ट्रू वैल्यू क्या है, a इंटू b बस, तो ये रिलेटिव एरर होगी। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से मतलब पहले ऐसे डिवाइड करो इसको, मतलब इसको इससे डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा a अपॉन है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा b अपॉन b, तो ये आ गया इसमें एरर, डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसका मतलब दो x इक्वल्स टू a इंटू बी, x मिल रहा है a और b को मल्टीप्लाई करने पर, तो रिलेटिव एरर इन x में रिलेटिव एरर मतलब ये x में रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर इन x इक्वल्स टू क्या होगा, रिलेटिव एरर इन a मल्टीप्लाई एरर b के साथ, तो रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, मतलब इसकी रिलेटिव एरर और इसकी रिलेटिव एरर दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x में रिलेटिव एरर, तो ये तो रिलेटिव एरर होगी। ऐसे में चाहूँ तो परसेंटेज एरर भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज एरर क्या होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, तो रिलेटिव एरर इन a, दोनों के रिलेटिव एरर को ऐड कर देंगे, ऐसे परसेंटेज एरर इन x, वो भी परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, तो दोनों की परसेंटेज एरर जो है उनको ऐड कर देंगे तो x में परसेंटेज एरर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। इसी तरह से इन डिवीजन में अगर बताना है हमें,
x जो है वो ऐसे मिल रहा है हमें a और b को डिवाइड करने पर, तो ट्रू वैल्यू भी ऐसे ही मिल जाएगी डायरेक्टली। a की ट्रू वैल्यू को b की ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो x की ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे चाहिए एरर, तो एरर के लिए फिर क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a अपॉन b इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो तुम चाहो तो u अपॉन b वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या था फॉर्मूला, अपॉन में b स्क्वायर, b को पहले बाहर रखेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u को बाहर रखेंगे और b को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या होगा, अपॉन में b स्क्वायर, पहले b को बाहर रखा, a का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर a को बाहर रखा, b का डिफरेंशिएशन। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आप लोग ये डेल्टा है, ये डेल्टा भी डायरेक्ट कैसे लिखते हो, वहां तो अपॉन में x भी आता है। तो देखो यहाँ पर तुम चाहो तो dx से इधर डिवाइड कर सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ b बाई a, तो चाहो तो यहाँ पे dx से डिवाइड कर सकते हो। वो जो dx है वो कॉमन आ जाएगा अपॉन में, और इधर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बात वही है वो। तो डिफरेंशिएशन मतलब हम डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे, ये इस तरह से आगे। अब एरर जब निकालेंगे तो एरर में क्या करेंगे, तो डेल्टा x इक्वल्स टू, चलो तुम यहाँ पर इससे डिवाइड कर दो तो b और b कैंसिल हो जाएगा, और dA की जगह हम डेल्टा a लिख देंगे, b अपॉन b स्क्वायर, तो यहाँ पर b बचेगा। और ये माइनस नहीं लेना, कभी भी एरर में माइनस नहीं लेना है, तो माइनस की जगह प्लस ही लिखेंगे हम, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये a डेल्टा b अपॉन b स्क्वायर। तो ये इसकी मैक्सिमम एरर आ गई। एरर इन x जो एब्सोल्यूट एरर होगी या मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी बोलोगे, ये आ गई डेल्टा x की वैल्यू, ठीक है। अब चाहो तो तुम रिलेटिव एरर लिख सकते हो। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, ये एरर है, एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो तो डेल्टा x अपॉन x, ये डेल्टा x का वैल्यू है, अपॉन ट्रू वैल्यू a बाई b। तो जब पहले इसको a बाई b से डिवाइड करेंगे तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी अपॉन में आ रहा है, इधर भी अपॉन में आ रहा है, कैंसिल, बचेगा क्या, डेल्टा a अपॉन a, तो डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, और ये b स्क्वायर है और अपॉन में b है, तो एक b बचेगा यहाँ पर। तो ये जो रिलेटिव एरर आ रही है सेम वैसी आ रही है जब मल्टीप्लाई करते थे, a और b को मल्टीप्लाई किया था तब भी रिलेटिव एरर ऐसे आई थी, a की रिलेटिव एरर प्लस b की रिलेटिव एरर, डिवाइड करेंगे तब भी वैसे ही आएगा, सेम आएगा, और परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। फिर इसको इधर लिख लेते हैं, जो परसेंटेज एरर ये हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, x में परसेंटेज एरर इक्वल्स टू a में परसेंटेज एरर प्लस b में परसेंटेज एरर, तो ये आ जाएगा हमारा x में परसेंटेज एरर, तो ये परसेंटेज एरर आ गया 4 इन डिवीजन, ठीक है। अब फिफ्थ ले लेते हैं हम इस तरह से, power raises to physical quantities, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ पावर है, जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ x इक्वल्स टू a का पावर है l, b का पावर है m अपॉन में c का पावर है n, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, इसका पावर l, इसका पावर m और इसका पावर स्मॉल m। अब इसमें बतानी है हमें एरर, तो नॉर्मली परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते जैसे पहले कर रहे थे, पर एक थोड़ा इजी तरीका है, उससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा रिलेटिव एरर, क्योंकि मैं डायरेक्टली रिलेटिव एरर निकालूंगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली रिलेटिव एरर निकालने के लिए लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, इधर भी लॉग लूंगा और इधर भी लॉग लूंगा, तो लॉग एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लॉग लेंगे,
अब लॉग में क्या होता है, ठीक है, दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको प्लस में लिख सकते हैं, और डिवाइड हो रही है तो उसको माइनस में लिख देंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, log x इक्वल्स टू log a टू द पावर l प्लस log b टू द पावर m माइनस log c टू द पावर n। और log में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में रहती है, तो इसमें l आगे आ जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर नहीं कर देना है, ये l अलग है और ये log a अलग है, m log b n log c। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, ये log है इसे यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करना आता है, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x, ठीक है, तो इसका 1/x और x का करेंगे तो dx, तो dx by x, तो इसको डिफरेंशिएशन ऐसा दिखेगा, ठीक है, देखो ये ऐसा होता है d by dx ऑफ log x, इसको हम 1/x लिखते हैं, ठीक है। तो log का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये dx, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये इस तरह से, log का डिफरेंशिएशन ऐसे, l तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा log a का, वो x की तरफ हो जाएगा, a by a, m कांस्टेंट है b का, b by b, n कांस्टेंट है c का, c by c। अब जब एरर की फॉर्म में लिखेंगे रिलेटिव एरर इन x, तो d की जगह हम डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा x अपॉन x, l डेल्टा b डेल्टा a अपॉन a, m डेल्टा b अपॉन b। और एरर में कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, माइनस आएगा ही नहीं, तो ये माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस n डेल्टा c अपॉन c। तो ऐड ही करना, ध्यान रखना, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड ही करेंगे, तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगी x में। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा। तो इस प्रोसेस को चाहो तो ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि काम में आता है, जैसे अगर हमारा देखा हुआ इक्वेशन नहीं आया तो नॉर्मली हम डिफरेंशिएशन से ही निकालते हैं, तो जो अच्छे लेवल के इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता है हमें। पर यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे इसको, रिलेटिव एरर इन x, तो क्या करेंगे, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, हमेशा क्या होगा, पावर किस में आएगी, मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर को ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में और इसकी रिलेटिव एरर लिख देंगे। तो l का a की पावर है तो l मल्टीप्लीकेशन में आ गया और रिलेटिव एरर में, b का पावर क्या है, m, पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और रिलेटिव एरर में b, c का पावर है n, चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो इसका पावर आगे आएगा n और रिलेटिव एरर में c, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे रिलेटिव एरर। ध्यान रखना, जो पावर लगी हुई है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, ठीक है। और फिर चाहो तो परसेंटेज एरर लिख सकते हो, क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा हमारा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 m डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। अगर l इंटू जो पावर है इंटू परसेंटेज एरर में प्लस जो पावर है मल्टीप्लीकेशन में परसेंटेज एरर में b प्लस n जो पावर है परसेंटेज एरर में c। इस तरह से पावर वाला को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, सिंपल जैसे मान लो सिंपल से क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस की जगह डायमीटर भी लिख सकते हो, परसेंटेज एरर दोनों में बराबर ही होती है, जितना डायमीटर में परसेंटेज एरर होगी उतनी रेडियस में भी होगी, of sphere is 2%, then find percentage error in measurement of its surface area
एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी और वॉल्यूम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी, हमें दिया हुआ है रेडियस में। तो रेडियस को परसेंटेज एरर मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल्स 2%। और यही सेम हम डायमीटर के लिए लिख सकते हैं, डायमीटर में परसेंटेज एरर 2%। दोनों के लिए सेम आंसर आएगा दोनों के केस में। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। ये होता है सरफेस एरिया स्फीयर का। तो परसेंटेज एरर इन एस कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। ठीक है, तो जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं सिर्फ उसी को लिखना है एरर में, इसको मेजर नहीं करते उनको नहीं लिखना है। तो ये 4π को मेजर करते ही नहीं तो इनको नहीं लिखेंगे। फिर आर को देखा मैंने, तो आर की पावर कितनी है, आर की पावर है हमारी 2। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे आएगा, 2 आगे आ गया, फिर परसेंटेज एरर इन आर, इसको हम ऐसा लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है, तो परसेंटेज एरर को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, इसकी वैल्यू 2%। तो यहाँ 2% लिखूंगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया कितना रहेगा 2 इंटू 2 4%। ऐसे वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का तुम्हें बताना है कि वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना आएगा। सरफेस एरिया में 2 आया, वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा। ठीक है, इसको नहीं पता है लिख देते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तुम्हें इसमें दिया हुआ परसेंटेज एरर, वॉल्यूम में बताना है। ये होमवर्क है वॉल्यूम वाला। ठीक है, इसको करना सॉल्व। और देखो और एग्जांपल देखते हैं। There potential difference across a register is V equals, suppose they were 10 plus minus 0.2 volt and current I दिया हुआ है। ठीक है, उसको लिखते हैं 2.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। सपोज से दिया हुआ है। फिर पूछा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस बताना है इसका। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन V/I। तो तुम्हें यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, दोनों की ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो इसकी ट्रू वैल्यू 10 है, उसकी ट्रू वैल्यू 2 है, डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ट्रू वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब रिलेटिव एरर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ से रिलेटिव एरर कैसे लिखनी है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। इस तरह से लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली रिलेटिव एरर में ऐसे लिख सकता हूं। डेल्टा वी क्या है, जो प्लस माइनस के इस तरफ लिखा हुआ है वो डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी हमारा 0.2 और वी क्या है जो इधर लिखा हुआ है वो 10। डेल्टा आई क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है वो डेल्टा आई है, और आई क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है वो आई है। डेल्टा आर और आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ट्रू वैल्यू कितनी आई 5। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.02 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 0.07 इंटू 5, तो ये आ गया 0.35। ठीक है, तो ये हमारा तो रेजिस्टेंस को लिख देंगे फाइनली। रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.35। ठीक है, तो सिंपल ऐसे कर लेंगे हम सॉल्व। ये हमने पहले ट्रू वैल्यू निकाल लिया, दोनों की ट्रू वैल्यू को डिवाइड करके। फिर चाहे तो रिलेटिव एरर से हम डेल्टा आर निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली डेल्टा आर को लिख सकते हो तुम। ठीक, पर ये रिलेटिव एरर वाला थोड़ा इजी लगता है, तो डिफरेंशिएट करने से हम बच जाते हैं थोड़ा सा। डायरेक्टली रिलेटिव ऐसे लिख दूंगा तो आ जाएगा।
ये आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर वो चाहते तो डायरेक्टली परसेंटेज एरर में पूछ सकते हो। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी परसेंटेज एरर लिखेंगे। कैसे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो इसकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू इतनी, तो ये 0.07 आया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7% क्या आ जाता है इसमें, इसकी परसेंटेज एरर आ जाती है। और चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकालने के बाद 0.35 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो भी 7% आ जाएगा आंसर। और एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है, in the measurement of heat produced in a resistor, percentage error in measurement of current, resistance and time, percentage errors are 2%, 2% and 1% respectively. Find percentage error in measurement of heat. जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब हीट को करंट, रेजिस्टेंस और टाइम से रिलेट करने वाला। तो एक फॉर्मूला है ऐसा, H = I² RT, जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, H = I² RT। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें करंट भी आता है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं परसेंटेज एरर लिख सकता हूँ। H में परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा H/H × 100 इक्वल्स टू जो पावर आएगी वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी। इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 को मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, तो परसेंटेज एरर इन आई। इसकी पावर तो 1 है, तो डायरेक्टली लिख देंगे परसेंटेज एरर इन आर, और इसकी पावर भी 1 है, तो उसको लिख देंगे डायरेक्टली परसेंटेज एरर इन टाइम। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो करंट में परसेंटेज एरर कितना है 2, रेजिस्टेंस में 2, टाइम में 1, तो 2 × 2 4 + 3 7% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए जो हमें ध्यान रखने हैं। एक एग्जांपल हम कर सकते हैं सॉल्व, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, तो कुछ होमवर्क में मिलेगा तुम्हें वीडियो के लास्ट में। ठीक है, उन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है, और जो भी तुम्हारे आंसर आएंगे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर शर्म आती है, तो तुम उसको सेंड कर सकते हो कोर ऑफिस में। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जो भी तुम्हारे आंसर्स है, उसको बनाकर, उसकी फोटो भेजकर, पीडीएफ बनाकर, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है? वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी सिलेंडर है उसका एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, उसकी डेप्थ मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी स्फीयर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, किसी प्लेट की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। तो एक तरह से ये लेंथ मेजर करने का काम आता है। ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में कितनी। तो एक तो हमारा मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल के बारे में सब जानते हैं, उसको यूज में लेते हैं। उसमें 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। इसमें ये जो होता है ये कितने टाइप पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 10 पार्ट्स में। 0 से 1 तक वैल्यूज होती है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ध्यान होगा सभी को।
ये 0 और ये 1। तो इसका मैं बता सकता हूँ, इसमें मैं मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूँ एक्यूरेटली, मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूँ। तो इसका जो ये एक डिवीजन होगा, ये एक डिवीजन है, मिनिमम इस वैल्यू को मैं एक्यूरेटली बता सकता हूँ। तो ये 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता हूँ मैं, इतनी मेजर कर सकता हूँ 0.1 सेंटीमीटर, या फिर इसको चाहो तो तुम 1 mm बोल दो। तो इतना वैल्यू मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ हमारे जो सिंपल मीटर स्केल होता है उससे। तो जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है, लीस्ट काउंट। जैसे तुम वही किसी किराने की दुकान पे गई शक्कर लेने, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है वेट मेजर करने की, तो उसमें 0.000 ऐसे लिखा होता है। उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वो मेजर कर सकता है। ये किलोग्राम में होती है वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, यहाँ पर अगर 1 ग्राम भी होगा तो उसको भी मेजर कर लेगा, तो 0.001 kg, ये उसका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। एक्यूरेटली इसको मेजर कर सकता है, या फिर इस पे जाए तो 1 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो जो मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो इस मशीन का ये हो गया, मीटर स्केल का ऐसा हो गया। ऐसे वर्नियर कैलिपर्स का भी होगा, और जितने भी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सभी का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो देखो वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसे, तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, एक सिंपल मीटर स्केल की तरह हमारा स्केल होता है, उसको मेन स्केल बोलते हैं। ये इस तरह से, ठीक है, उसमें वही रीडिंग्स होती है, ये इस तरह से बनी होती है, 0 फिर 1, यहाँ पे 2 आएगा, फिर आगे 3, ठीक है। और इसमें जॉस लगे होते हैं, जॉस इस तरह से बना होता है, ठीक है, और एक ऊपर होता है इसमें। तो ये इस तरह से हमारा एक मेन स्केल दिखता है, मीटर स्केल। फिर एक होता है इसमें वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल क्या होता है, इसी के ऊपर होता है और उसको हम स्लाइड कर सकते हैं, ये इस तरह से स्लाइडिंग है बना होता है पोर्शन, ठीक है। इसको ये आगे पीछे इस पे जा सकता है, और इससे इसके ऐसे जॉज होते हैं, इसमें भी इसी से कनेक्टेड होते हैं, और इधर भी होता है, ये भी इसी से कनेक्टेड होता है। तो मतलब मैं जब इसको स्लाइड करूंगा पीछे की तरफ, इस पोर्शन को जब मैं स्लाइड करके ऐसे लेके जाऊंगा, तो ये जॉस के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ऐसे इधर भी इस जॉस के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो ये वाला जो है ये मीटर स्केल से कनेक्टेड होता है, और ये जो पोर्शन होता है इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, वर्नियर स्केल से कनेक्टेड होता है। तो इनको इस तरह से मूव करेंगे, ये वाले फिक्स रहेंगे, इसको मूव करेंगे तो ये मूव होगा आगे की तरफ। और इसमें बैक साइड पर एक स्ट्रिप भी होती है, पतली सी मेटल स्ट्रिप, इस तरह से, और जब मैं इसको स्लाइड करूंगा पीछे की तरफ तो ये भी स्लाइड होगी, आगे की तरफ जाएगी। इस वाले पोर्शन को यूज में लेते हैं हम, इसके लिए इस वाले पोर्शन को यूज में लेते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए, किसी भी सिलेंडर की डेप्थ मेजर करते हैं, मतलब सिलेंडर को ऐसा रख देंगे और ये कितना अंदर तक जाएगा उसमें, उससे डेप्थ मेजर हो जाएगी। इससे क्या पता करेंगे, जब इसको जॉस को ओपन करूंगा मैं, तो दोनों जॉस के बीच में मैं किसी सिलेंडर के डायमीटर को मेजर कर सकता हूँ, किसी स्फीयर के डायमीटर को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। यहां से मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, यहां से मेजर कर सकता हूँ मैं किसी भी सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को, जैसे सिलेंडर को रख दिया उसका इंटरनल डायमीटर क्या होगा, तो ये इस काम में आता है, ठीक है। अब जो वर्नियर स्केल होता है इसमें भी क्या होती है, रीडिंग्स बनी होती है, जैसे 1 है, यहाँ पर ये 2 है, सॉरी ये 0 ये 1, तो ये दोनों जॉस कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर भी जॉस कनेक्टेड होंगे, तो मीटर का 0 और वर्नियर का 0 वो एक ही लाइन में होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे इसके बने होते हैं ये, तो नॉर्मल वर्नियर स्केल में क्या होता है, नॉर्मल वर्नियर स्केल में होता है मीटर स्केल के 9 डिविजन्स में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वर्नियर के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं,
इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना लेंथ मीटर स्केल के 9 डिवीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उतना ही लेंथ वर्नियर के 10 डिवीजन ऑक्यूपाई करते हैं। जो स्टैंडर्ड जो हमारा लैब में हम तुम जब यूज में लोगे इस एक्सपेरिमेंट को तुम भी करोगे लैब के अंदर, तो लैब के अंदर क्या होगा, जो तुम वर्नियर स्केल यूज में लोगे जो अलग अलग तरह के वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड जो तुम्हें लैब के अंदर अवेलेबल होगा वो इस तरह से होगा। उसमें क्या होगा, मीटर के 9 डिवीजन जितनी जगह जितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितना लेंथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं उतना वर्नियर के 10 डिवीजन ऑक्यूपाई करेंगे। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। वर्नियर और जो मेन स्केल है वो एक साथ एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये इस तरह से लाइन बना दी मैंने। इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेन स्केल ऊपर वाला, और नीचे वर्नियर, वर्नियर का 0, फिर वर्नियर का 1, फिर उसका 2, फिर उसका 3, फिर उसका 4, फिर उसका 5, फिर उसका 6, फिर उसका 7, फिर उसका 8, फिर उसका 9, फिर उसका 10। इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके 10 डिवीजन देखो, 10 डिवीजन दिख रहे होंगे तुम्हें, वो स्पेस कम ज्यादा होगी तो स्केल से नाप के तुम अगर तुम बनाना चाहो खुद से तो बना सकते हो, समझने के लिए इतना चलेगा। और इसमें टोटल 9 डिवीजन है। और जो मीटर स्केल होता है मेन स्केल, मेन स्केल में जो रीडिंग होती है ये 1 डिवीजन 1 mm के इक्वल होता है। ठीक है, तो 0 से 1 जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो मतलब 0 से जो पूरा एक्चुअल जो 1 होगा 0, फिर ये 1, फिर ये 2, इसके बीच में 10 डिवीजन बने होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, और जो एक डिवीजन होगा वो 1 mm के इक्वल होगा, मतलब ये 1 mm है, ये 2 mm, मतलब ये टोटल ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, फिर 5, इस तरह से। अब देखो जब इसमें हम रीडिंग लेते हैं तब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। मेन स्केल स्लाइड नहीं होता है, मेन स्केल फिक्स रहेगा, स्लाइड कौन होगा, वर्नियर वाला। तो वर्नियर वाला जो स्लाइड होगा तो 0 वाला थोड़ा इधर खिसकेगा, 1 वाला भी थोड़ा इधर खिसकेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूंगा तो सब थोड़ा थोड़ा उस साइड खिसकेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीडिंग जब मिलेगी मुझे, फर्स्ट रीडिंग अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रीडिंग जब मिलेगी जब इनके जो लाइन सेगमेंट है ये जो है ये कोइंसाइड करने चाहिए, मतलब ये 1 के साथ कोइंसाइड कर जाए, फिर थोड़ा सा और किसकाएंगे 2 के साथ कोइंसाइड कर जाए, थोड़ा और किसकाएंगे 3 के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो जो फर्स्ट रीडिंग मिलेगी, फर्स्ट रीडिंग जब मिलेगी जब 1 और 1 कोइंसाइड हो जाएगा, जब मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा, स्लाइटली हल्का सा शिफ्ट करूंगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कोइंसाइड, तब मुझे फर्स्ट रीडिंग मिलेगी। वो मिनिमम वैल्यू जिसको हम रीड कर सकते हैं थ्रू वर्नियर कैलिपर्स। तो मिनिमम वैल्यू मतलब उसको हम बोल सकते हैं लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर वाले जो हमने बनाया इसके अंदर देखो क्या कैसे होगा। तो ये जो मेन स्केल के कितने डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 9 MSD मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू यहाँ पर वर्नियर के कितने डिवीजन है, नीचे वाला वर्नियर है, वर्नियर कितने डिवीजन के इक्वल है, 10 VSD के इक्वल। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बता सकता हूँ, 1 वर्नियर स्केल के डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी, 9/10, 10 को इधर ले आएंगे तो 9/10 मतलब 0.9 मेन स्केल डिवीजन। और जो 1 मेन स्केल डिवीजन है ये वाला, ये 1 mm के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 mm के इक्वल। मतलब बता सकता हूँ कि ये वाली जो लेंथ है ये 0.9 mm है, और ये जो है ऊपर वाला वो 1 mm है, ये 0.9 है और ये 1 है। तो इसके और इसके बीच में ये तीसरी जगह जो दिख रही होगी, ये वाला जो सेपरेशन आएगा इतना सा, ये कितना हो जाएगा, 1 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट कर दो मतलब 0.1 mm। मतलब मुझे फर्स्ट रीडिंग जो मिलेगी जब इसको हल्का सा मैं स्लाइड करूंगा तो फर्स्ट रीडिंग मिलेगी मुझे कितनी, 0.1 mm की। तो मिनिमम जो वैल्यू मैं रीड कर सकता हूँ यहाँ पर वो क्या कर सकता हूँ, 0.1 mm। तो इस पर्टिकुलर डिजाइन में लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर्स वो है 0.1 mm। क्या है, 0.1 mm।
किसी किसी अलग भी आता है, किसी किसी में जो मेन स्केल के 8 डिवीजन वो इसके 10 से कोइंसाइड कर रहे हैं, तब उस केस में थोड़ा अलग आएगा। मान लो इसके 18 और उसके 20 कोइंसाइड कर रहे हैं, तब थोड़ा अलग आएगा। तो इस तरह से अलग अलग केस में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड है लीस्ट काउंट का फाइंड करने के लिए। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का मेथड क्या है, जैसे मान लो इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा, जो मिनिमम वैल्यू मैंने मेजर की वो 0.1 mm मेजर कर सकता हूँ। मिनिमम वैल्यू जब मेजर होगी जब ये और ये दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, तब मिनिमम वैल्यू मेजर होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड करूंगा तो ये 1 और 1 एक साथ एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो फिर वो एक ही लाइन में आएंगे। तो कितना मूव किया, ये इतना सेपरेशन मूव किया, कितना मूव किया, इतना सेपरेशन हो गया। सेपरेशन कितना, 0.1 mm। तो 0.1 mm मिनिमम वैल्यू में मेजर कर सकता हूँ, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, सपोज ऐसा दिया हुआ है, लेट n-1 divisions of main scale coincide with n divisions of vernier scale मेन स्केल के कितने डिवीजन है, वर्नियर के कितने डिवीजन है। तुम चाहो तो इसको चाहो तो ए और बी भी लिख सकते हो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो। ए डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद बी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मेथड ध्यान में रखना, मेथड ऐसे ही रहेगा, जो वैल्यू ये हमें गिवन होगी ये क्वेश्चन के अंदर होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो n-n वर्नियर स्केल डिवीजन VSD इक्वल्स टू n-1 MSD, मतलब n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो 1 VSD हो जाएगा हमारा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो पहले हम 1 VSD की वैल्यू निकालेंगे। लीस्ट काउंट क्या होगा हमारा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। देखो हमने लीस्ट काउंट जब वहां पर निकाला था, तो वहां पर देखो कैसे निकाला था लीस्ट काउंट। ये ऊपर था हमारा मेन का 0, ये मेन का 1, नीचे था वर्नियर का 0 और वर्नियर का 1। तो ये जो वैल्यू थी यहां से यहां तक, ये 1 MSD था, 1 मेन स्केल डिवीजन था। ये वाला वैल्यू क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन था, और ये वाला वैल्यू क्या था, 1 VSD। ये था 1 MSD और ये था हमारा नीचे 1 VSD। लीस्ट काउंट कैसे निकाला था, हमने इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये वाला सेपरेशन आ गया था हमारे पास 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो 1 ही रख देंगे यहाँ पर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह लिख देंगे n-1 अपॉन n वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, n ऊपर जाएगा माइनस होगा, n और n कैंसिल, किया जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। अगर ये कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है, तो लीस्ट काउंट ये आएगा। कोई अलग कंडीशन गिवन होती तो उसके बाद में फिर लीस्ट काउंट अलग आता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती, ठीक है। तो ये रटना नहीं, तुम्हें समझना कि कैसे निकाला। कंडीशन गिवन थी, पहले हमने इसको इक्वल करके 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली, और फिर लीस्ट काउंट होता है हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये लीस्ट काउंट होती है, ये इतना सेपरेशन जो होगा ये क्या होगा, लीस्ट काउंट, जो मिनिमम वैल्यू मेजर करेंगे। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लीस्ट काउंट आ जाएगा, ये आ गया हमारा। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेथड तुम्हें ध्यान रखना है, किस तरह से हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें अगर जैसे मान लो तुम अलग अलग कंडीशन दे दी, एग्जांपल को देख लेते, जैसे मान लो इस तरह से दे दिया लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए, इफ 19 मेन स्केल डिवीजन coincide with 20
वर्नियर स्केल डिवीजन। देन लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ये लिखते हैं 20 VSD, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 19 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 19/20 मेन स्केल डिवीजन। फिर लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट में क्या करते हैं हम? 1 MSD में से 1 VSD को सेपरेट कर देते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सेपरेट कर दो 1 माइनस 19/20, 1 VSD की वैल्यू 19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो ये 1 माइनस 19/20 तो ये जाएगा 1/20 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो नॉर्मली मेन स्केल डिवीजन जो होता है हमारा वो 1 mm होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तुम कर लेंगे सॉल्व। या फिर किसी किसी क्वेश्चन में मेन स्केल डिवीजन नहीं दिया होता, मेन स्केल डिवीजन नहीं दिया तो वहां पर 2 कॉन्सेक्यूटिव डिवीजन दिए होते हैं। 2 कॉन्सेक्यूटिव डिवीजन मतलब जैसे एक डिवीजन दिया हुआ है तुम्हें 10.5 और अगला डिवीजन दिया हुआ है तुम्हें 10.6। ये इसके बाद नेक्स्ट मेन स्केल का जो डिवीजन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये 1 डिवीजन के इक्वल आ जाएगा। ये 1 मेन स्केल डिवीजन होगा। तो दोनों का डिफरेंस 10.6 माइनस 10.5 तो 0.1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? मेन स्केल डिवीजन। कभी कभी ऐसा नहीं देता, कभी कभी से देगा 10.5 और अगला जो है वो 11 है सीधा। तो फिर उस केस में मेन स्केल डिवीजन क्या आएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो कभी कभी डायरेक्टली 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो मैं क्या दे देंगे? 2 कॉन्सेक्यूटिव डिवीजन दे देंगे एक के बाद नेक्स्ट वाला। तो कैसे निकालेंगे मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके मेन स्केल डिवीजन हमारा आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या फाइंड कर लेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करना तो आया होगा तुम्हें समझ में। अब इससे देखो हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं, वैल्यू कैसे मेजर करेंगे। तो देखो ये हो गया हमारा मेन स्केल, और इसमें क्या करते हैं हम? वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं। ये जो भी वर्नियर होगा इसको क्या करेंगे? इसके ऊपर स्लाइड करेंगे मेन के ऊपर। मान लो इसके जॉस के बीच में हमने कुछ रख दिया यहाँ पर, कोई स्फीयर रखा हुआ है, कुछ भी है। ठीक है, इस तरह से कुछ डिजाइन होती है। अब देखो ये स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये थोड़ा स्लाइड हुआ होगा वर्नियर स्केल, ऐसे हमने थोड़ा स्लाइड किया होगा। मेन का 0 यहाँ कहीं पर होगा, 1 यहाँ पे सपोज यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, इस 1 के बाद ये 0 के बाद 1 के बाद फिर ये ऐसे आ रहा है, पास पास में थोड़ा बना दें 5 और ये 2 आ जाएगा फिर इस जगह पर, फिर ये आगे से चल रहा है, थोड़ा सा पास पास में हो गया 0, फिर ऐसे बना दें। वन, फिर उसके बाद इस तरह से आ रहा है मान लो। अब वर्नियर के डिवीजन हम ऐसे लिखेंगे, ये वर्नियर का ये डिवीजन हो गया इस तरह से, यहाँ पर फिर ऐसे ही बने हुए डिवीजन इसके। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लेते हैं। तो रीडिंग जब लेंगे तो रीडिंग में ध्यान देना है कि जो वर्नियर का 0 है ये किन दो मेन डिवीजन के बीच में आ रहा है। तो यहां से काउंट करेंगे तो 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहां पर देखूंगा मैं तो 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में इसका 0 आ रहा है।
इसका 0 जो 6 और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस 0 के लेफ्ट साइड में ध्यान देना, वर्नियर के 0 के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी ये मेन स्केल की रीडिंग होगी। ये वाली जो लेंथ है ये मेन स्केल रीडिंग है। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल, तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल जो होगी ये 1 सेंटीमीटर है, तो 6 डिवीजन 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल आ गया 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के साथ। ये मेन स्केल का है, ठीक है, और ये नीचे वर्नियर का है, थोड़ा पास ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। इसमें चेक करेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं हम इसको जो सेकंड वाला जो है ये कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। वर्नियर का सेकंड वाला जो है ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्नियर कोइंसिडेंस। तो वर्नियर कोइंसिडेंस हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो गया वर्नियर कोइंसिडेंस हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। और लीस्ट काउंट मान लो जो स्टैंडर्ड वाला लेते हैं, लीस्ट काउंट है हमारा 0.1 mm, या सेंटीमीटर लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। तो मेन स्केल सबसे पहले क्या क्या देखना है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे पहचानेंगे, जो वर्नियर का 0 है उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आ रही है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। कभी कभी क्या दिया होता है, क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, जैसे जो मेन स्केल जो वर्नियर का 0 है, वर्नियर का 0 1.2 एंड 1.3 के बीच में आ रहा है। वर्नियर का 0 1.2 और 1.3 के बीच में आ रहा है। तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा जो 0 के जो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा 1.2 होगा, तो 1.2 क्या हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। तो वर्नियर का 0 जिन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, तो जो कम वाली वैल्यू होगी वो वर्नियर की रीडिंग होगी, सॉरी मेन स्केल की रीडिंग होगी। फिर क्वेश्चन में दिया होगा वर्नियर का कौन सा जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करता है, तो उसको वर्नियर कोइंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। और लीस्ट काउंट हम जो भी वैल्यूज गिवन होगी स्टार्टिंग में उससे फाइंड कर लेंगे लीस्ट काउंट। अब इसके बाद देखो ये जो इसका डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसका डायमीटर देखो क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर आ जाएगा, देखो ये 2 वाला कोइंसाइड कर रहा है, 2 वाला क्या कर रहा है, ये वर्नियर का 2 वाला मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग जो हमने देखी थी, स्टार्टिंग में जब हमने वो निकाला था, क्या कहते हैं उसे, लीस्ट काउंट जब निकाला था, तो ये 0, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होगा। फिर इसका वर्नियर का 0, फिर वर्नियर का 1, फिर वर्नियर का 2, फिर वर्नियर का 3, फिर वर्नियर का 4, फिर वर्नियर का 5, फिर वर्नियर का 6 7 8 फिर 9 फिर 10। तो देखो ये ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ठीक है। 1 से 1 कोइंसाइड करना है, 1 से 1 कोइंसाइड करना है तो कितना मूव करना पड़ता है 0.1 mm। अब मुझे 2 से 2 कोइंसाइड करवाना है, 2 से 2 कोइंसाइड करवाना है मतलब 0.1 और शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी 0.2 mm। 3 से 3 को कोइंसाइड करवाना है, 3 से 3 को कोइंसाइड कराएंगे तो 0.3 mm। 4 से 4 को कोइंसाइड कराएंगे तो 0.4 mm। 5 से 5 को कोइंसाइड कराना है मतलब वर्नियर कितना मूव होगा 0.5 mm। तो इसका मतलब एक 2 वाला कोइंसाइड कर रहा है, 2 वाला क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, 2 वाला कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब वर्नियर का 0 6 के बाद कितना मूव हुआ, वर्नियर का 0 जो है ये 6 के बाद कितना मूव हुआ, तो इससे कितना मूव होगा 0.2 mm मूव होगा। अगर मान लो थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा होता तो 6 के बाद 0 कितना मूव हुआ होता 0.3। मान लो 7 वाला कोइंसाइड कर रहा होता 6 के बाद वर्नियर का 0 कितना मूव होगा 0.7 mm। तो देखो कितना वर्नियर का कितना कोइंसाइड दूसरा वाला कोइंसाइड कर रहा है कितना मूव होगा 0. ये mm है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर, mm में 0.2 mm तो सेंटीमीटर में 0.02 सेंटीमीटर। तो ये मेन स्केल की रीडिंग 6 और वर्नियर कितना मूव हुआ 0.02। तो टोटल रीडिंग जो आएगी हमारे पास, टोटल रीडिंग आ जाएगी 0.6 प्लस 0.02
तो 0.62 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला बना रखा है। फॉर्मूला क्या बना रखा है हमने, इसी को सॉल्व करने का फॉर्मूला बना रखा है। क्या बना रखा है फॉर्मूला, तो जो भी मेन स्केल की रीडिंग आएगी, ठीक है, वर्नियर कोइंसिडेंस आएगा, लीस्ट काउंट आएगा, तो टोटल रीडिंग को हम ऐसे लिख देंगे, टोटल रीडिंग, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो टोटल रीडिंग हो जाएगी हमारी, मेन स्केल रीडिंग को n मान लेते हैं, वर्नियर कोइंसिडेंस को इसको हम मान लेते हैं स्मॉल n, और लीस्ट काउंट की जगह n। तो टोटल रीडिंग होगी हमारी, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल रीडिंग का n प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। n है रीडिंग ऑफ मेन स्केल, स्मॉल n है वर्नियर, और लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट ये, तो ऐसा टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं। जो मेन स्केल रीडिंग जो आएगी वो यहां से पता चल जाएगा, जीरो के लेफ्ट साइड में जो रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसका ये पता चल जाएगा, और लीस्ट काउंट, तो जैसे हमारा इससे पहले आया था n की वैल्यू 0.6 थी, कौन सा वर्नियर कोइंसिडेंस कितना था 2, और लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.6, 0.02, 0.62। तो ऐसे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। 6 के बाद 2 कोइंसाइड हो रहा है, मतलब कितना शिफ्ट हुआ होगा 0.2 mm या फिर 0.02 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ होगा, तो 0.6 प्लस 0.02 0.62 ऐसा फाइंड कर लेंगे। 6 वाला कोइंसाइड कर रहा है मतलब 0.6 mm ये शिफ्ट हुआ है इस तरफ, ठीक है, तो 0.6 में हम क्या ऐड कर लेते हैं 0.06 सेंटीमीटर, तो 0.66 आ जाता हमारा आंसर, mm सेंटीमीटर, 0.6 mm को मैं सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करूंगा तो 0.06 सेंटीमीटर बन जाएगा। इस तरह से हम क्या ले लेंगे, इसमें रीडिंग ले लेंगे। तो रीडिंग का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ से भी तुम बता सकते हो कि मेन स्केल की रीडिंग और ये वर्नियर कितना शिफ्ट हुआ, जितना जिसपे कोइंसाइड कर रहा है मतलब उतना ये 0 शिफ्ट हुआ है इस तरफ, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा हमें। अब बात करते हैं इसमें एक टाइप की एरर होती है, वो होती है जीरो एरर होती है। जीरो एरर का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारी रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे मान लो ये बात करते हैं हम, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी वेट मशीन होती है, ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, इस पे कोई भी वेट डाला तो वेट मेजर किया, जैसे मान लो 500 ग्राम, तो ये आ गया आधा किलो, ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है, तो आधा किलो में शक्कर दूध जो भी ले रहे हो मिल गया। पर मान लेते हैं यहाँ पर 0.00 नहीं था स्टार्टिंग में, जब कुछ वेट नहीं रखा हुआ था, यहाँ पर था 0.00, ये इस तरह से था। अभी हमने कुछ नहीं रखा, ये पहले से दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको कोई वेट डालूंगा या कुछ भी डाला तो मुझे आधा किलो शक्कर लेनी थी, तो यहाँ पर जो आया हमारा रीडिंग आ गया वो कितना, स्टार्टिंग में पहले इतना था, अब वेट डाल दिया हमने, शक्कर भर दी इस जगह पर, तो आ गया वो आधा किलो, ठीक है, पहले इतना था अब इतना आ गया। तो एक्चुअल में जो ये शक्कर है यहाँ पर, इसका वेट कितना है, शुगर का वेट कितना, तो शुगर का वेट मैं एक्चुअल बता सकता हूँ। तो ये हमारी प्रीवियस रीडिंग थी जब कुछ नहीं था, शक्कर डाली तो इतना आ गया, तो शक्कर का जो वेट आया वो आएगा इतने ग्राम, मतलब मुझे आधा किलो शक्कर नहीं मिली, मुझे कितनी मिली है 450 ग्राम मिली है बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही थी वो ऑब्जर्व्ड में से उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्चुअल वैल्यू मुझे मिल गई। तो जब स्टार्टिंग में 0.00 नहीं होता, पहले से कोई रीडिंग दिखा रहता है, पहले से कोई रीडिंग दिखाता है तो उस रीडिंग को बोलते हैं जीरो एरर। कुछ मेजर नहीं कर रहे, कुछ भी मेजर नहीं कर रहे, फिर भी रीडिंग दिखा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो एरर। इस हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आ सकती है, जैसे तुम्हारा जो सिंपल मीटर स्केल आता है उसमें भी मान लो ये 0 से स्टार्ट होता है नॉर्मली, अब तुमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया यहाँ से स्केल को, इतने से बचा है बस, ठीक है, ये 5 वाले से, तो 0.5 सेंटीमीटर से बचा हुआ है। अब तुम किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करोगे, या तो तुम 1 से मेजर करना स्टार्ट करोगे, या स्टार्टिंग से जब कर रहे हो तो क्या करोगे, इतनी वैल्यू को उसमें से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे तुमने मान लो 5 सेंटीमीटर मेजर किया यहाँ से स्टार्ट करके,
तुम क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू जो होगी उसमें से 5 में से इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये एक्चुअल लेंथ जो आएगी 4.5 सेंटीमीटर आएगी। तो जब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है हमारा वैल्यू, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो 0 एरर होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो किसी ने इस तरह से दिया हुआ, उसी मशीन में माइनस भी लग जाता है कभी कभी। ये ऐसा लिखा हुआ पहले से, कुछ मेजर नहीं कर रहा है, ऐसा रखा कि तुमने शक्कर डाली इसके ऊपर, तो शक्कर का वेट आ गया कितना, कितना, ठीक है। एक्चुअल में शक्कर कितनी डाली, पहले था -50 ग्राम, -50 ग्राम से कितना पहुंच गया, 500 ग्राम। तो एक्चुअल जो वैल्यू है तुम्हारी, एक्चुअल आ जाएगी, इसको जो प्रीवियस वैल्यू, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू, इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 550। अब तुम्हें आधा किलो शक्कर नहीं मिली, तुम्हें कितनी मिली, 550 ग्राम, 550 ग्राम, 50 ग्राम एक्स्ट्रा मिली। अगर यहाँ पहले से इतनी रीडिंग थी, तो ये रीडिंग जो होगी ये एरर होगी। तो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव 0 एरर भी हो सकती है और नेगेटिव 0 एरर भी हो सकती है। इसके लिए तो खाली तुम पॉजिटिव बना सकते हो, नेगेटिव नहीं बना सकते। नेगेटिव बनाने के लिए तुम्हें और इधर और ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब देखो बात करते हैं वर्नियर की, क्योंकि वर्नियर में हम 0 एरर निकालेंगे। तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल केस में जब दोनों जो जॉज हैं उनके बीच में कुछ नहीं रखा हुआ, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी आपस में टच कर रहे हैं, तो मेन का 0 और वर्नियर का 0 कोइंसाइड करना चाहिए। मेन का 0 और वर्नियर का 0 दोनों क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, तब इसमें कोई एरर नहीं होती। पर कभी कभी क्या होता है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, ये 0 थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ। इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वर्नियर, नीचे वाला वर्नियर है, वर्नियर स्केल, ऊपर वाला मेन स्केल है। तो ये 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे, दोनों जॉज मिले हुए तब भी 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब इसमें एरर है, 0 एरर है इसके अंदर, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वर्नियर पहले से घिसका हुआ है। देखो ये 0 कोइंसाइड होते हैं नॉर्मली, जो रीडिंग ले रही थी वर्नियर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे रीडिंग आती है। जितना ये वाला 0, ये तो फिक्स है, जितना ये मूव होता है उतनी रीडिंग होती है हमारी, क्योंकि इसको जितना सरकाएंगे, जितना घिसकाएंगे इसको, उतना जॉस के बीच में स्पेस बढ़ेगी। ये पहले से किसका हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एरर है, वो 0 एरर है, और उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जब सबसे पहले थोड़ा सा घिसकते हैं तो 1 और 1 कोइंसाइड होता है, थोड़ा और घिसकाते हैं 2 और 2 कोइंसाइड होते हैं, थोड़ा और घिसकाते हैं 3 और 3 कोइंसाइड होते हैं, थोड़ा और घिसकाते हैं 4 और 4 कोइंसाइड होते हैं। तो ये स्टार्टिंग से पहले से क्या है, ये 4 और 4 कोइंसाइड होते हैं, मतलब ये कितना मूव हो गया। जब 1 और 1 कोइंसाइड होते हैं तब 0.1 mm रीडिंग आती है, जब 2 और 2 कोइंसाइड होते हैं तब 0.2 mm रीडिंग आती है, जब 3 और 3 कोइंसाइड होते हैं 0.3 रीडिंग आती है, जब 4 और 4 कोइंसाइड होंगे तब 0.4 mm रीडिंग आती है। तो यहाँ पे पहले से 4 और 4 कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब रीडिंग कितनी है हमारी, 0.4 mm। तो पहले से जो रीडिंग दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 0.4 mm। तो जो यहाँ पे एरर होगी, 0 एरर हो जाएगी हमारी 0.4 mm, और ये पॉजिटिव होगी। पहले से रीडिंग दिखा रहा है मतलब पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर को ऐसे भी बता सकते हैं कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के, सॉरी लेफ्ट नहीं है, राइट है इधर। तो वर्नियर का 0 जो है वो मेन स्केल के राइट में होना चाहिए। तो इसमें कौन सी एरर होगी, 0 एरर होगी, वो भी पॉजिटिव वाली। अब क्या करते हैं, एरर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो जो भी हमारी ऑब्जर्व रीडिंग आएगी, मान लो आप किसी के डायमीटर मेजर कर रहे हैं या लेंथ मेजर कर रहे हैं, वो आई हमारी सपोज ऐसे 2.65 सेंटीमीटर, ये हमने मेजर की। तो एक्चुअल जो वैल्यू होगी, तो एक्चुअल वैल्यू जब निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू में क्या करेंगे, 0 एरर को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी 0.4 mm है ना, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में 0.04 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बस 2.61 सेंटीमीटर। एक्चुअल जो रीडिंग होगी वो ये आएगी। तो तुम्हें क्या करनी है,
जीरो एरर को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, जीरो एरर जो भी आएगी उसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। और एक और टर्म होती है यहाँ पे जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन जो होता है माइनस ऑफ जीरो एरर होता है, मतलब कितना करेक्शन कर रहे हैं। तो मान लो हमारी एरर है 0.04 सेंटीमीटर, पॉजिटिव जीरो एरर, तो जो जीरो करेक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस 0.04 सेंटीमीटर, मतलब इतना हमें करेक्ट करना है। तो इस वैल्यू में से माइनस 0.04 को करेक्ट करना है, तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी ये। तो एक जीरो करेक्शन नाम की भी टर्म होती है। तो जीरो करेक्शन मतलब वो जो एरर होगी जीरो एरर, उसका नेगेटिव वैल्यू, उसको जीरो करेक्शन बोलेंगे। इतनी जीरो एरर है तो जीरो करेक्शन ये हो जाएगा इसमें इसको। तो जीरो करेक्शन को क्या करना है, तो ऐड करना है एक तरह से, नेगेटिव वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो एक्चुअल में सबट्रैक्टिव होगा वो, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। तो जीरो करेक्शन को करेंगे ऐड और जीरो एरर करेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में से। अब मान लो ये तो पॉजिटिव एरर होगी, एक और होती है इसमें नेगेटिव एरर। नेगेटिव कब होगी, जब ये जीरो है वो थोड़ा इधर हो, मतलब ऐसे, इसका जीरो यहां पर, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसा मान लेते हैं। इसका 7, इसका 8 यहाँ पर होगा, इसका 8, इसका 9 यहाँ पर होगा, और फिर इसका 9, इसका 10 यहाँ पर है, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। तो ये जो जीरो है ये किसमें, वर्नियर, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में, ये इसके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एरर होगा। क्या होगा, नेगेटिव एरर। क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव एरर होगा ये। और जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, 7 वाला कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, 7 वाला, ठीक है। तो यहां पर जब जीरो एरर जब कैलकुलेट करेंगे, तो जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, जब स्टार्टिंग वाली जो कंडीशन होती है, स्टार्टिंग वाली कंडीशन नॉर्मल केस में जब कोई भी एरर नहीं होती, तो ये 0 0 कोइंसाइड करता है, और इधर ये 9 और 10 कोइंसाइड करता है। ये 9 और 10 एक ही लाइन में रहते हैं, क्योंकि इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं। इसका 0 0 और उधर ऊपर वाले का 10 और नीचे वाले का 10 एक ही लाइन में रहते हैं, बाकी और कोई नहीं मिलता, ठीक। तो मुझे जब इसको मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड करूंगा तो इसका 0 मिल जाएगा, और ये 10 और ये 9 भी मिल जाएंगे, तो ये नॉर्मल वाली कंडीशन रहेगी। तो देखो ये 0 कितना मूव होगा जब ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। तो देखो यहां से देखते हैं, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों। तो ये 1 mm होता है और इसके बीच का डिस्टेंस होता है 0.9 mm, ठीक है। तो देखो ये वाला सेपरेशन जो है 0.1 mm है, ये वाला सेपरेशन 0.2 होगा, और ये वाला सेपरेशन कितना होगा, 0.3। तो ये 0.9 mm होता है, ये 1 mm होता है, तो 0.1 mm, ये सेपरेशन 0.2 mm, ये सेपरेशन 0.3 mm। मतलब इन दोनों को अगर मुझे मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, तो ये पूरा जो कितना स्लाइड करना पड़ेगा, 0.3 mm मुझे स्लाइड करना पड़ेगा जब ये दोनों मिलेंगे। इसका मतलब ये वाला जितना सेपरेशन होगा उतना ही सेपरेशन ये भी होगा। मतलब 0 0 को मिलाना है तो मुझे कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 0.3 mm शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव जीरो एरर आएगी वो कितनी होगी, माइनस 0.3 mm। यहाँ पे जीरो एरर जो होगी वो माइनस है 0.3 mm होगी यहाँ पर। और जीरो करेक्शन अगर मैं बोलूंगा तो जीरो करेक्शन हो जाएगा मेरा प्लस 0.3। तो जो भी मेरी ऑब्जर्व रीडिंग आई, मान लो यही ऑब्जर्व रीडिंग है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जीरो एरर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 2.68 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू। और जीरो करेक्शन, तो इसमें करेक्शन करना है तो इतना इसको ऐड कर देंगे सीधा। तो ये नेगेटिव एरर आ गई। और चाहो तो तुम इसको नेगेटिव एरर को निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, डायरेक्टली पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर को। तो देखो पहले नेगेटिव एरर को देखेंगे। तो नेगेटिव एरर
तो नेगेटिव एरर वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने एरर मतलब टोटल रीडिंग का लिखा था। ये जो होती है मेन स्केल रीडिंग होती है। मेन स्केल रीडिंग कैसे दिखाते हैं? मेन स्केल रीडिंग दिखाते हैं हम कि जो वर्नियर का जीरो जो है उसके लेफ्ट साइड वाली जो रीडिंग होगी, तो ये जीरो आ गया, जीरो के बाद इधर जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी? -0. वैसे होता तो नहीं है, तो इधर ये +0.1 mm है, सॉरी 1 mm, इधर ये 1 mm है और इधर क्या होगा? -1 mm होगा। राइट साइड में पॉजिटिव चलता है और इधर लेफ्ट साइड में, तो इसका जीरो जो होगा ये -1 और 1 के बीच में होगा, मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -1 mm। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 7th वाला, तो यहाँ 7 लिख देंगे वर्नियर कोइंसिडेंस, और पीस काउंट 0.1 mm, तो -1 प्लस 0.7, तो ये आ जाएगा -0.3 mm। तो ये मेरी क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी नेगेटिव में। पॉजिटिव एरर जब देखते हैं तो पॉजिटिव एरर ये जीरो थोड़ा इधर रहता है, तो इसके जीरो को जो लेफ्ट साइड में रीडिंग होती है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो मेन स्केल की रीडिंग जब पॉजिटिव एरर होगी तो मेन स्केल की रीडिंग 0 आएगी, ठीक है। और उस केस में हमारा 4th वाला कोइंसाइड कर रहा था, 4 × 0.1, तो ये 0.4, तो ये एरर इतनी आ जाएगी पॉजिटिव 0.4 mm। तो इस फॉर्मूला से भी एरर निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू होगा, अगर पॉजिटिव एरर है तो मेन रीडिंग 0 होगी, और अगर ये 0 इधर है तो जो मेन रीडिंग होगी -1 होगी, तो उससे क्या निकल जाएगी? हमारी 0 एरर निकल जाएगी। तो ऐसे हम 0 एरर को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और 0 करेक्शन का साइन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और करेक्शन को ऐड कर देंगे ऑब्जर्व रीडिंग में, तो इससे एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर। ये तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में एक वीडियो है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। हमने नहीं बनाया किसी और ने, पर हम देख सकते हैं उसको, वो मना नहीं करेगा देखने के लिए क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उस एनिमेटेड वीडियो को तुम देख सकते हो, उससे थोड़ा और तुम्हें समझ में आ जाए शायद, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो जिसको भी यहाँ पर समझ में नहीं आया तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर वहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो फिर तुम्हें हम एक्चुअल वर्नियर कैलिपर्स लेके फिर उससे हम समझा सकते हैं, पर वो वीडियो में समझा नहीं सकते अभी क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। तो उसको जब हम हमारी जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब वर्नियर कैलिपर से एक्चुअल में रीडिंग कैसे लेते हैं, कैसे एरर काउंट करेंगे, कैसे लीस्ट काउंट निकालेंगे, वो सब हम वहां पर बता देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज भी क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी वायर का थिकनेस मेजर कर सकते हैं। कोई पतली सी प्लेट है उसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। इस काम में आता है हमारा स्क्रू गेज। डिजाइन कैसी होती है इसकी? दिखने में ऐसे कुछ होता है, ये ऐसा एक मेटलिक यू शेप में कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्टड लगा होता है इसका। इसमें क्या होता है? स्क्रू होता है जो ये से सिलेंड्रिकल एक होता है, उसके अंदर स्क्रू को मूव कर सकते हैं आगे पीछे। जब मैं स्क्रू को ऐसा टाइट करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं उंगली क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही है तो स्क्रू आगे की तरफ बढ़ेगा। उस स्क्रू को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊंगा तो स्क्रू बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे स्क्रू की मोशन होती है। क्लॉकवाइज घुमाओगे अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर निकलेगा। तो इस ट्यूब के अंदर वो स्क्रू मूव करता है, ठीक है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पे स्क्रू की डिजाइन बना दूं, थोड़ी सी मुझे आती तो नहीं है इसे बनाना। ये इस तरह से मान लो ये स्क्रू की डिजाइन होगी, ठीक है। ये इस सिलेंडर ट्यूब के अंदर आगे पीछे मूव करता है और इसमें भी आगे ये एक स्टड लगा होता है, इसको आगे बना देते हैं। और नॉर्मल केस में जब हम कोई रीडिंग लेते हैं दोनों टच करते होते हैं ऐसा, ठीक है। अब इस स्क्रू से कनेक्टेड, ठीक है, स्क्रू इस सिलेंडर ट्यूब के अंदर मूव करेगा और इसी ट्यूब पर क्या होता है, ये से एक लाइन बनी होती है और उसी पे मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल जो होता है ये इस तरह से बना हुआ है, इसको लीनियर स्केल बोलते हैं, 0, फिर उसके बाद इसके 10 डिविजन होंगे, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे 3, इस तरह से ये मेन स्केल बना होता है। ये जो ये मूव नहीं करेगा ना, ये वाला पोर्शन जो होगा मूव नहीं करेगा, इसके अंदर स्क्रू मूव करेगा। फिर इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर स्क्रू से कनेक्टेड एक सिलिंड्रिकल हेड होता है, ठीक है।
उसको हम ऐसे बना देते हैं, इसी के ऊपर होता है तो ये मेन स्केल हमें नॉर्मली दिखता नहीं है। जब स्क्रू हेड इसके ऊपर होगा तो ये मेन स्केल विजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको कवर कर लेगा, इसके ऊपर है कोएक्सियल है तो इसको कवर कर लेगा, ठीक। फिर जब इसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगी, ये खुलेगा तो ये पीछे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को तब ये पीछे जाता है, तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे जाएगा। तो इसको इस साइड से देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इधर से ऐसे घुमाऊंगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक। अब ये पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये वाला पोर्शन मूवेबल होता है, ये वाला, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये मान लो पीछे की तरफ जाके इधर आ गया, ये इनकी स्टड्स के बीच में भी सेपरेशन होगी इतना, ठीक है। फिर हमें मेन स्केल ये विजिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो है मेन स्केल, ये लीनियर स्केल। इसमें एक और स्केल होता है, एक और स्केल क्या होता है, ये जो इसको रोटेट कर रहा है, रोटेशन हेड जो है ये सिलिंड्रिकल, इसमें भी एक होता है, इसमें डिवीजन बने होते हैं ऐसे, ये 0 फिर 1 2 3 फिर 10 फिर 20 फिर पीछे 30 40 50 60 80 फिर 90 फिर वापस ये वाला 100। तो किसी में ऐसे 100 डिवीजन होते हैं टोटल, किसी में 50 डिवीजन होते हैं, किसी में 20 भी हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग। तो नॉर्मल वाला अगर हम ले, जैसे हमारे लैब में अगर मिलेगा तो उसमें हमें 100 डिवीजन मिल जाएंगे, किसी में 50 डिवीजन मिल जाएंगे। तो ये सर्कुलर स्केल होता है, एक और स्केल होता है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में क्या होता है, ऐसे सर्कुलर ऐसे डिवीजन बने होते हैं 0 से 50, या 50 वाला और 0 वाला कोइंसाइड करेगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि 50 डिवीजन है तो यहाँ पे 49 होगा, 49 के बाद यही 50 होगा, फिर 1 2 3 फिर 10 फिर 15 20 इस तरह से चलता रहेगा आगे। अब क्या होता है जब इसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, तो जब इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है, देखो यहाँ पर स्क्रू कैसे देखते हैं, जैसे मान लो इस तरह से इसमें डिजाइन बनी हुई स्क्रू में, ये ऐसे घूमकर ऐसे आ रहा होता है, पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, ऐसे घूम कैसे आ रहा था, फिर ऐसे घूम कैसे आ रहा था, फिर ऐसे घूम कैसे। तो जब इसको एक बार जब मैं घुमाऊंगा, तो एक बार घुमाऊंगा तो ये घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा, एक रोटेशन के बाद ये एक आगे इस तरह पीछे पहुंच जाएगा, ऐसे घुमाऊंगा, और यहाँ पर अगर इस तरह से घुमाया तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो एक रोटेशन में जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये जो हेड है, ये वाला हेड या फिर ये वाला हेड जो है, एक डिस्टेंस में, एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस मूव कर रहा है, उस टर्म को बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो नॉर्मली ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं पिच। सिंगल रोटेशन में ये कितना लीनियर डिस्टेंस करता है, देखो जिसको घुमाते रोटेट जब करते तो ये आगे पीछे मूव होता है। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे जाएगा जितना पीछे जाएगा तो उसको बोलेंगे हम क्या, पिच बोलेंगे। तो पिच क्या हो जाएगा, पिच यहाँ पर हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस covered by screw in one complete rotation, वो क्या हो जाएगा, पिच ऑफ स्क्रू। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, नॉर्मल जो हम लेंगे तो उसमें ये 0 है मेन स्केल का, फिर ये फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। तो एक रोटेशन जब होता है तो एक डिवीजन मूव करता है नॉर्मल केसेस में। किसी किसी में एक रोटेशन में 2 डिवीजन मूव कर सकता है, या एक रोटेशन में हाफ डिवीजन मूव कर सकता है। तो एक डिवीजन मूव कर रहा है नॉर्मल केसेस में, तो पिच जो जाएगा, पिच ऑफ स्क्रू, वो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल, ठीक है, पिच इतना मूव करेगा। तो ये पिच जो होगा 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब यहाँ पर चाहे तो हम ये mm में होता है एक डिवीजन, तो ये 1 mm के इक्वल हो जाएगा। अब देखो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है ये, मिनिमम वैल्यू मतलब जो लीस्ट काउंट हम निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट जब निकालेंगे तो देखो ये मान लो ये जो है सर्कुलर हेड 4 पर है अभी, थर्ड के बाद 4 पर, ठीक है, और ये 0 को इंसाइड कर रहा है, इसका 0 है, फिर इसका 1, इसका 2, फिर इसका 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से बना हुआ है।
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब मैं इसको 0 को थोड़ा सा घुमाऊंगा, ऐसे करके थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये 1 पे पहुंच जाएगा। तो 1 और ये वाली लाइन जब कोइंसाइड होगी तो ये इतना मूव करेगा सर्कुलर हेड कितना मूव करेगा, 1 डिवीजन मूव करेगा। तो जो 1 डिवीजन मूव करेगा, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, सिर्फ 1 डिवीजन के लिए हल्का सा घुमाऊंगा, तब ये क्या जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा। थोड़ा सा घुमाए तो क्या होगा, इनके बीच में थोड़े से पीछे जाएगा, थोड़ा सा डिवीजन मूव करेगा। इसको पूरा का 100 घुमाता हूँ, 0 से लेकर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता हूँ, तब ये 4 से किस पे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा। तो 100 रोटेशन पे मतलब 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जब ये घूमेगा, पूरा घूमेगा, मतलब 0 से वापस घूमकर 100 पे जाएगा। मान लो 100 डिवीजन है, तब ये कितना मूव करेगा, 4 से 5 मूव करेगा। 4 से 5 मूव करेगा मतलब कितना मूव कर रहा है, 1 mm, ठीक है, या 1 पिच बोल देंगे इसको, 1 mm को क्या बोल देंगे, 1 पिच। तो 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल क्या है, 1 पिच के इक्वल है। मतलब 100 बार जब घूम रहा है ये 100 डिवीजन पूरे, एक आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो 100 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू जो है इसकी, मिनिमम वैल्यू ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन जो होगा ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो 1 डिवीजन जो होगा ऑफ सर्कुलर स्केल वो क्या हो जाएगा, 1/100 ऑफ पिच। तो ये जो 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल है, ये जो होता है, ये क्या होता है हमारा, ये मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं, मतलब लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पिच, जो भी होगा उसका स्क्रू गेज का पिच, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर, तो 100 डिवीजन थे और पिच 1 mm है, तो 1 mm पिच, 100 डिवीजन है, तो ये आ जाएगा 0.01 mm। ये क्या गया, लीस्ट काउंट हो गया किसका, स्क्रू गेज का। नॉर्मल केस जब पिच इसका 1 mm है, पिच मतलब एक रोटेशन पे कंप्लीट कितना लीनियर डिस्टेंस मूव कर रहा है, वो पिच होता है। और सर्कुलर डिवीजन जितने बने हुए हैं, तो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना mm। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। तो ऐसा हम बता सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का। और देखो जैसे मान लो अब हम इससे रीडिंग लेंगे, जब रीडिंग लेंगे तो यहाँ पर हम मान लो कुछ भी रखेंगे, जैसे हमने रख दिया कोई प्लेट रख दी, उसकी थिकनेस बतानी, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खोलते हैं, बीच में प्लेट रखते हैं, फिर इसे टाइट करते हैं इसको, और जब अच्छे से टाइट हो जाता है ये, ठीक है, मतलब अब हम रीडिंग ले सकते हैं। तो मान लो अच्छे से टाइट कर दिया हमने, टाइट करने के बाद मैंने देखा, क्या देखा कि 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, पर 4 नहीं दिख रहा। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, पर 4 विजिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 0 कहीं नीचे पहुंच गया इसका, और जो इस लाइन के साथ जो कोइंसिडेंस जो टकरा रहा है, मतलब मिल रहा है, वो डिवीजन काउंट करके देखा तो 120, 20 के बाद 5 और चला गया ऊपर। सपोज यहाँ तक 20 आ रहा था, 20 के बाद यहाँ 5 और चला गया, मतलब 25th डिवीजन जो है, और 25th डिवीजन इस लाइन के साथ में आ रहा है। क्या हुआ, मुझे रीडिंग लेनी थी, तो मैंने इसको थोड़ा खोला, खोलने के बाद ये पीछे खिसकता गया, पीछे खिसका, फिर मैंने प्लेट को रखा, फिर टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद मुझे यहाँ से फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है, सेकंड डिवीजन दिख रहा है, थर्ड डिवीजन दिख रहा है, 4th डिवीजन नहीं दिख रहा, 4th डिवीजन गायब है। और मुझे यहाँ पर 25th वाला इसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, 25th वाला डिवीजन। तो इसका मतलब 3 तक तो ये पहुंच गया था, 3 के बाद ये लीनियर स्केल और शिफ्ट हुआ, कितना, इतना शिफ्ट हुआ, ठीक है, इतना शिफ्ट हुआ। तो सर्कुलर स्केल कितना घूमा, सर्कुलर स्केल इतना घूमा। तो सर्कुलर स्केल एक बार घूमता है, मतलब एक डिवीजन घूमता है सर्कुलर स्केल, तो कितना डिस्टेंस चलता है, 0.05 mm। सर्कुलर स्केल एक डिवीजन 0 से 1 पर आएगा, तो कितना चलेगा, 0.01 mm चलेगा। अब 0 से कितना आ गया, ये 25 और चल गया। देखो जब 3 पर होगा, एग्जैक्टली 3 पर होगा, जब एग्जैक्टली 3 पर होगी, ये वाली लाइए 3 मुझे दिख रहा होगा, मतलब या फिर एग्जैक्टली 3 के ऊपर होगा, तब ये 0 यहाँ पर होगा इस जगह पर। इसको मैंने और घुमाया इधर, और इधर घुमाया तो 0 आ गया नीचे की तरफ, और 25th वाला कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर स्केल कितना चला, 25th डिवीजन चला। तो एक डिवीजन इतना है, तो 25th डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.25 mm।
ठीक है। मेन स्केल ये कितना आ रहा है 3 और ये डिस्टेंस आ गई मेरी 0.25, तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी 3 mm प्लस इतना तो 3.25 mm, ये मिलीमीटर में। सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 0.325 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि ये आगे मेरी रीडिंग। अब इसको निकालने का फॉर्मूला भी लिख रहे थे। फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे, वही जैसे पहले लिखा था वर्नियर वाला। तो टोटल रीडिंग सेम वही फॉर्मूला, n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है यहाँ पर, n है रीडिंग ऑफ मेन स्केल या लीनियर स्केल बोल देंगे यहाँ पर। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है हमारा डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद, ये जो लाइन है इसको रेफरेंस लाइन बोलेंगे, विद रेफरेंस लाइन। तो 25 वाला कोइंसाइड कर रहा है, वाले 25 और एलसी मतलब लीस्ट काउंट। तो देखो मेन स्केल की रीडिंग, इसके लेफ्ट साइड में जो डिवीजन दिख रहा है वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। तो थर्ड डिवीजन मतलब 3 mm, एक डिवीजन 1 mm, तो 3 डिवीजन 3 mm। n की वैल्यू कौन सा 25 वाला कोइंसाइड कर रहा है और लीस्ट काउंट 0.01 mm, 3 प्लस 0.25 तो 3.25 mm वही आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n क्या हो जाएगा रीडिंग, तो ये जहां तक विजिबल है वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी, लीनियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो स्मॉल n हो जाएगा और ये लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। पिच जो भी पिच होगा अपॉन क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल, तो उससे क्या निकल जाएगा हमारा लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें भी क्या होती है, एरर होती है, वही जीरो एरर। कैसे, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में ये पूरे दोनों जॉस मिले हुए होंगे, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं, दोनों चिपके हुए हैं, और ये जीरो के जस्ट ऊपर होगा, ये वाला जीरो के जस्ट ऊपर होगा, और यहाँ पर जीरो दिख रहा होगा मुझे, ये जीरो, फिर फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से बने होंगे। तो ये होती है हमारी नॉर्मल कंडीशन, मतलब ये जीरो के जस्ट ऊपर है और ये जीरो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब मुझे जब रीडिंग लेनी थी तो इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, तो इसे खुलता ही है, ये खुलता है मतलब जीरो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो रीडिंग आती है इसमें, जीरो जो नीचे की तरफ जाता है, इसे खोलेंगे इसको, जीरो नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें क्या आएगी, रीडिंग आएगी। अब मान लो दोनों चिपके हुए हैं पर ये जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, जीरो नीचे कहीं आ गया, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा, जीरो कहीं नीचे आ गया, और कोई दूसरा डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है, मान लो 12 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पास बने होते हैं इसमें, तो मान लो 12 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जीरो वाला नहीं कर रहा, जीरो वाला नीचे आ गया। तो 12 वाला मुझे कब मिलता है एक्चुअल में, जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाता, तब इनके बीच में जगह मिलती और 12 वाला आता। और ये दोनों फिक्स हुए हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी 12 मतलब पहले से ही रीडिंग दिखा रहा है, तो पहले से ही रीडिंग दिखाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, एरर है। पहले से रीडिंग दिखा रहा है मतलब कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर मुझे कब मिलेगी, पॉजिटिव एरर मिलेगी तो जीरो जो होगा ये रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ होगा, तो जब रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ होगा तब इसमें पहले से रीडिंग आ रही है, वो जीरो एरर हो जाएगी। और कितना डिवीजन मूव किया, 12 डिवीजन मूव किया, तो जीरो एरर हो जाएगी हमारी 12 डिवीजन, और एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 mm, तो ये एरर आ गई मेरे पास 0.12 mm, तो ये हो गई मेरी जीरो एरर। ये फिर इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो दिख रहा है मुझे, ठीक है। कौन सा डिवीजन, 12 वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये एरर आ गई 0.12 mm, और जो भी हमारी टोटल रीडिंग आएगी उसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गई हमारी जीरो एरर, पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वाली कब मिलेगी, नेगेटिव वाली कब मिलेगी, जब ये जीरो मुझे विजिबल नहीं होगा, जीरो विजिबल नहीं होगा, और इसको मतलब इतना टाइट कर दिया मैंने कि जीरो जीरो से और ऊपर चला गया। नॉर्मल केस में यहाँ रहता है, इतना टाइट किया घुमाकर ये जीरो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और मान लो यहाँ टोटल 100 डिवीजन थे, तो ये 99, 90, 98, यहाँ मान लो 85 वाला डिवीजन को इंसर्ट कर रहा है।
तो मैंने इतना टाइट कर दिया कि इनके बीच में जब ये 0 0 होने के बाद भी थोड़ी स्पेस थी, जब ये पूरे मिले तब ये 15 डिवीजन और ऊपर चला गया। टोटल 100 थे, 0 के नीचे 99, फिर 98, फिर 97, फिर 90, फिर 87, फिर 85 मतलब 15 डिवीजन मूव कर गया ये। कितना डिवीजन मूव कर दिया मतलब एरर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक डिवीजन मतलब 0.01, तो 15 डिवीजन इतना मूव कर गया और ऊपर आ रहा है 0 की तरफ, मतलब रीडिंग जब इसको नॉर्मल में करूंगा, ठीक है, तो मुझे 15 नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव वाली एरर आ जाएगी। तो नेगेटिव वाली एरर का कैसे पता चलेगा, 0 जो होगा रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ होगा, 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा तो नेगेटिव एरर आएगी, ये नेगेटिव एरर आएगी। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो इस फॉर्मूला से। 0 विजिबल नहीं है तो 0 के इस तरफ -1 डिवीजन होता है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी -1। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 85, तो -1 प्लस 0.85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.15 mm, तो इस एरर आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली ये वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो ये स्क्रू गेज की 0 एरर होगी, ठीक है। तो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज में जो रीडिंग आती है हमारी, जैसे मान लो मेन स्केल की रीडिंग आई हमारी यहाँ पर सपोज ये 0, फिर इसके बाद 10 डिवीजन आ गए 1, फिर 2 के बाद 2.3 तक हमें दिख रहा है, तो 2.3 सेंटीमीटर, ये तो मेन स्केल की रीडिंग होगी सपोज। फिर बोला कि 40 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो n की वैल्यू 40, लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया 0.01 mm, ये सेंटीमीटर है 0.001 सेंटीमीटर, तो टोटल रीडिंग हो जाएगी हमारी 2.3 सेंटीमीटर प्लस n की वैल्यू 40 और ये 0.001 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो ये 0.040 तो 2.340, ऐसे टोटल रीडिंग हम निकाल सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे हमें वैल्यू दी हुई है। अब देखो लीस्ट काउंट होता है इतना, इसको मैं चाहूँ तो अगर mm में लिखूंगा या इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ सेंटीमीटर। अगर मुझे माइक्रोमीटर में लिखना है तो इसको लिख दूंगा 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। चलो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये -3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻+6 और कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोमीटर। अगर लीस्ट काउंट को माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो 10 माइक्रोमीटर है, ये mm है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये माइक्रोमीटर में, तो 10 माइक्रोमीटर। तो जो स्क्रू गेज जो होता है इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू इतनी कम मेजर करता है कि माइक्रोमीटर में हम उसको सॉल्व करेंगे तो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है ये, तो ये माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं स्क्रू गेज को। तो ये हो गया हमारा स्क्रू गेज और हो गया वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर किसी को यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो इसका भी, जैसे वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ऐसे ही वर्नियर स्क्रू गेज का भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो, वहां पर तुम इसको समझ सकते हो। और यहाँ से समझ में नहीं आया तो ठीक है, तो एनिमेशन में क्या है, हम थोड़ा ज्यादा शायद समझ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे समझ सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअल में जब उनको हम क्या देंगे, स्क्रू गेज देंगे, छोटा सा इतना सा वो स्क्रू गेज देंगे, तो फिर उससे जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे और अच्छे से वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे वर्नियर कैलिपर्स का भी और स्क्रू गेज का भी, जब तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होंगे, जब तुम फिजिक्स की लैब में जाओगे, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, मेडिकल में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पर, और जेई में, जेई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगी और सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इनके क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे होमवर्क में वीडियो के लास्ट में, उन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, और उनके आंसर्स बताना है, और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उसको डाउट सेक्शन में पूछना है कि सर इसका आंसर क्या होगा, या फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें डाउट है,
तो उसको पर्टिकुलर टाइमलाइन बता के इस पर्टिकुलर टाइमलाइन भैया ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें डाउट है। और उसके अलावा तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, मेडिकल वाले मेडिकल से रिलेटेड इसके, और जेई वाले जेई से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, और जो भी तुम्हें डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस मेजरमेंट वाले चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर इतना हो गया, बस हम इसके डाउट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे उनको पूछना है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछना है, या फिर तुम वही इमेजेस को सेंड कर सकते हो ऑफिस के नंबर पे, उससे भी डाउट पूछ सकते हो तुम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।